Assalamu alaikum. I hope you all are doing fine. You had a pleasant weekend. Uh, Please let me know if you can hear me properly and see the screen so then I can continue. Yes, miss. ठीक है, thank you very much. Continuing our lecture, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट या हाउ कैन वी डिज़ाइन अ प्रोसेस. ठीक है, आज हम सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन को फोकस करेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हाउ कैन व्हाट अप्रोच वी कैन यूज़ टू डिज़ाइन अ प्रोसेस दैट इज़ एफिशिएंट एंड ऑप्टिमल. ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. एक मिनट. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्रोसेस डिज़ाइन हम कभी भी उसकी बेसिस क्या होती है. हमारे पास हम कभी भी जो न्यू प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास दो रीजंस होते हैं. एक तो ये कि हम कोई नया मटेरियल वेल्थ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं. न्यू मटेरियल वेल्थ का मतलब ये है कि अगर हम कोई नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो वर्थफुल भी होना चाहिए. अगर उसकी वर्थ नहीं है तो यू विल नॉट गेट द क्या कहते हैं प्रॉफिट. जब प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फ़ायदा क्या उस प्रोसेस डिज़ाइन का. या उसकी डिमांड होनी चाहिए, कोई डिमांड होगी तो वर्थ होगी. तो जब भी आप नए मटेरियल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट के अंदर तो आपका कोशिश यही होती है कि वो जो मटेरियल आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो वो यूनिक हो या उसकी कोई वेल्थ हो कि वो आपको प्रॉफिट जनरेट कर सके. ठीक है, या फिर आप प्रोसेस डिज़ाइन क्यों करते हैं कि आपके पास कोई ऑलरेडी आपके पास रॉ मटेरियल है और उसको आप ट्रांसफॉर्म करें इनटू अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. ठीक है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब ये कि रॉ मटेरियल को आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको फर्दर जो है मॉडिफाई करके उसको एक नई चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर मे बी लाजमी है कि वो केमिकल प्रोसेस हो या बायोकेमिकल प्रोसेस हो. जस्ट कभी कभार ये होता है हमारे पास सिंपल हम सेपरेशन करके भी उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं मार्केट के अंदर तो वो भी हमारे पास वर्थ इट हो जाता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने प्योर हाइड्रोजन गैस है. ठीक है, आपने हाइड्रोजन गैस को एक्सट्रैक्ट किया किसी भी प्रोसेस के थ्रू, कोई उसके अंदर रिएक्शन नहीं किया, आपने सिर्फ उसको प्योरीफाई किया थ्रू एनी लेट्स से स्ट्रिपिंग सेक्शन से या एब्जॉर्बर से और किसी भी उससे, और फिर आपने एक प्योर मिल गई, आपने उसको सेल कर दें मार्केट के अंदर. ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस ही हों, इट कैन बी सिंपल फिजिकल प्रोसेस एज वेल. लेकिन क्योंकि हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारा मेजर जो एरिया होता है वो केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं. उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं फिजिकल प्रोसेस पे. ऐसा नहीं कि हम फिजिकल प्रोसेस को डील नहीं करते, फिजिकल प्रोसेस को भी हम डील करते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर जो हमारे पास फोकस होता है वो केमिकल और बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस के ऊपर होता है. ठीक है, तो हम जब भी प्रोसेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है. पहला पर्पस तो ये कि हम कोई नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा रहे हो जो हमारे पास वैल्यूएबल हो. ठीक है, दूसरा ये है कि हमारे पास हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. ठीक है, अब हमारे पास एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, ये प्रोसेस डिज़ाइन की एप्लीकेशन. हल्की ऐसी आ रही है. जी दोबारा बोलिएगा. वॉइस आपकी जो है ना वो हल्की सी आ रही है. अच्छा, लेट मी ट्राई. नाउ कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली. नो मिस. अभी भी नहीं. नो मिस. इज इट बेटर. सेम ही है. सेम ही है. एक मिनट, लेट मी. I have no idea कि पर्पस में. एक मिनट रुक जाइए. Is it better? मिस आपकी आवाज ठीक आ रही है. ठीक आ रही है. अच्छा, यस ठीक है. मिस. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास एप्लीकेशन क्या होती है प्रोसेस डिज़ाइन की. हम एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं. पहली तो ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज है, हमने उसको जो है ट्रांसफॉर्म करना है. ठीक है, दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन क्या है कि हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है. वेस्ट प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट करना है इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर. ठीक है, क्योंकि अब एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के अंदर लास्ट भी तो नहीं है ना कि सारी की सारी ये चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट ही हों. दे आर फ्यू बाय प्रोडक्ट्स एज वेल जो हमारा मेजर फोकस नहीं होता है, लेकिन इवेंचुअली हम समहाउ उसकी कोई यूज़ निकाल देते हैं. और कुछ होता है हमारे पास वेस्ट जनरेट हो रहा होता है, तो उस वेस्ट
को हम मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दें, एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दे। तो हमारे पास प्रोसेस डिज़ाइन का एक और एस्पेक्ट ये भी होता है कि हम इस वेस्ट को भी हम यूटिलाइज करते हैं इनटू अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, या फिर हम कंप्लीटली एक न्यू मटेरियल क्रिएट करें। ठीक है, एक तो एग्जिस्टिंग मटेरियल से हमारे एक एग्जिस्टिंग मटेरियल में हमारे पास था कि रॉ मटेरियल को हम जो है चेंज कर देते इनटू अ प्रोडक्ट। सेकेंड हमारे पास था कि हम अपने वेस्ट को हम कन्वर्ट कर रहे थे इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। लेकिन लाजमी तो नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर ही हम अमेंडमेंट्स करते रहें। दे आर सर्टेन टाइम्स कि हमारे पास बिल्कुल नया कंप्लीटली हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, बिल्कुल नई हम जो है इंडस्ट्री प्लांट कर रहे होते हैं, या बिल्कुल नया प्रोसेस हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्रिएशन ऑफ न्यू मटीरियल भी हमारे पास एप्लीकेशंस में आता है प्रोसेस डिज़ाइन की। फिर हमारे पास प्रोसेस हो रहा है एक तरीके से, लेट्स से टेक्नोलॉजी 1 हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब लाजमी तो नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी 1 ही हमेशा हमारे पास जो है एफिशिएंट हो। विद द टाइम हमारे पास विद द मोर रिसर्च स्टडीज़ देयर माइट बी अ चांस कि हमारे पास और भी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो जाए जो फर्दर हमारे पास ऑप्टिमाइज्ड हो, या फर्दर हमारे पास क्या कहते हैं एफिशिएंट हो एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास जो न्यू हम वेज या न्यू हम टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो भी हमारे पास प्रोसेस डिज़ाइन की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक रिएक्शन हमारे पास एक तरीके से हो रहा है, उस रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक नया तरीका है, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है प्रोसेस डिज़ाइन की। लेट्स से अब हमारे पास हम बात करते हैं कास्टिक सोडा पहले अमलगम प्रोसेस से बनता था। ठीक है, वो एक तरीका था, लेकिन ड्यू टू द क्या कहते हैं हमारे पास जो मर्करी यूज़ होता था अमलगम प्रोसेस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास डेंजरस था इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि मर्क्यूरी हमारे पास कार्सिनोजेनिक होता है। ठीक है, और पॉइजनस होता है। तो हमारे पास हमने उसको क्या किया, एक नया हमने तरीका यूज़ किया, हमने जो है कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट। तो हमारे पास क्या था, एक वो नया वे था, टेक्नोलॉजी नई नहीं थी, लेकिन एक नया हमने रिएक्शन डायनामिक्स या हमने एक नया रिएक्शन प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया टू प्रोड्यूस कास्टिक सोडा। ठीक है, इसके अलावा न्यू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले पुराने ज़माने में लेट्स से हमारे पास क्या कहते हैं हर मोस्टली चीज़ें स्टील वगैरह की यूज़ होती थी या आयरन की यूज़ होती थी, लेकिन क्योंकि आयरन करोजन को लीड कर सकता है, तो अब मोस्टली हम जो है फाइबर के ऊपर आ गए। हम अपनी जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो फाइबर पे कोशिश करते हैं कि फाइबर से कंस्ट्रक्ट हो जाए, ताकि हमारे पास करोजन के पैरामीटर्स रिड्यूस हो जाए। तो जो न्यू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो भी हमारे पास प्रोसेस डिज़ाइन के एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम पर्पस में एप्लीकेशन में? Quite easy. I do not think so कि you would have any trouble. अब हमारे पास प्रोसेस डिज़ाइन होता कैसे? ऑब्वियसली बात है, आपका पास एक आइडिया आया, आपने आइडिया को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, रिसर्च के थ्रू आपने उसको स्टडी किया। वो रिसर्च के थ्रू जो आपने स्टडी किया अपने आइडिया को, वो आपके पास क्या हो गया, पहला प्रोसेस, रिसर्च स्टेज आपके पास। रिसर्च स्टेज के अंदर हमारे पास अब अपने आइडिया को जो है मोस्टली लेबॉर्ट्रीज के अंदर या लिटरेचर सर्वे के थ्रू जो है आप स्टडी करते हो। उस स्टडी से क्या होता है कि आप देख सकते हो कि आपके आइडियाज़ के अंदर कितना पोटेंशियल है, इज़ इट फीजिबल और नॉट, मतलब कि आप उसको आगे परसू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब देयर आर मिलियन ऑफ आइडियाज़, हमारे यहाँ पे बहुत रिसर्च होती हैं हमारे पास लैब्स वगैरह के अंदर टू क्या कहते हैं साइंस वगैरह के लिए, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि हर रिसर्च हमारे पास जो है डेवलपमेंट स्टेज पे जाए या हम इंडस्ट्रियल स्केल पे जाए। ठीक है, रिसर्च स्टेज पे हमारे पास क्या होता है कि हम उसको सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उसके कंस्ट्रेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके हम पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो आइडियाज़ हम जितने भी रिसर्च स्टेज पे होते हैं, उसके अंदर जो हमारे पास सक्सेस रेट होता है वो 1 to 3% होता है। यानी आपने कोई एक आइडिया अपने स्टडी किया लैब के अंदर, तो लाजमी नहीं है कि वो इंडस्ट्रियल स्केल तक डेवलप करेगा। सही है, उसका सक्सेस रेट सिर्फ 1 to 3% है, कि 3% देयर इज़ अ चांस कि वो हमारे पास इंडस्ट्रियल स्केल तक जाए, देयर इज़ अ 97% चांस कि वो फेल हो जाए, ये देयर इज़ अ 97% चांस कि वो सिर्फ थ्योरेटिकली रिसर्च तक वैलिड है। ठीक है, फिर आपके पास आपने देखा कि उसका 1 to 3% सक्सेस रेट है, आपने देखा कि वो इस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो आपने उसको फर्दर आपने रिसर्च कर ली, आपने अपने सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया, आपको लगा कि हाँ इट इज़ एफिशिएंट इनफ कि हम इसको फर्दर मॉडिफाई करके डेवलपमेंट स्टेज पे लेकर आ जाएं।
ठीक है, तो आप उसको क्या किया आपने, फिर आप सेकंड स्टेज पे आ गए अपने आइडिया के साथ। वो आइडिया क्या आपका डेवलपमेंट स्टेज पे, यानी वो भी डेवलप हो रहा है। पहले तो जैसे आपने सिर्फ अब उसकी बेसिक लिटरेचर सर्वे किया, बेसिक एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया, वो किया। अब डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है, आप उसको डिटेल में स्टडी करते हो कि अगर आप जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, काइनेटिक्स क्या है इसकी, इसका टाइम रिलेटेड, टाइम से क्या इसका जो है रिलेशन है हमारे पास, उसके अलावा इसके कॉन्स्टेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आपका डेवलपमेंट स्टेज है। इसके अंदर आप जो है मोस्टली मॉडलिंग वगैरह भी करते हो। ठीक है, मॉडलिंग वगैरह भी करते हो आप इसके अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर आपने बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ को अपने जो है चूज़ कर लिया, हर चीज़ को स्टडी कर लिया, हर चीज़ को आपने कैलकुलेट कर लिया, और आपके पास एक फाइनल एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक कंप्लीट आपके पास डाटा आ गया। हमारे पास ये जो हमारे पास आता है डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, हमारे पास जो आइडियाज़ होते हैं उनके अंदर हमारे पास 10 to 25% सक्सेस रेट होता है। सक्सेस रेट इतना कम इसलिए होता है, आप ये सोचो कि आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने सारा बिहेवियर स्टडी भी कर लिया, तो सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? सक्सेस रेट इतना कम इसलिए कि हमारे पास जब स्मॉल स्केल पे, लेबॉर्ट्री स्केल पे बात करते हैं, और अब हम पायलट स्केल पे और फिर इंडस्ट्रियल स्केल पे बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम स्केल अप कर रहे होते हैं हमारे पास बिहेवियर चेंज होता रहता है। एक छोटे से हमारे पास बीकर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा होगा, जितनी स्पीडली, जितने टाइम पर, लाजमी नहीं कि बड़े रिएक्टर में भी उतनी ही टाइम पर और उतनी ही स्पीड पर हो। ठीक है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते जाते हो अपने प्लांट का, वैसे वैसे आपकी कंडीशंस भी फ्लक्चुएट करती जाती हैं। तो लाजमी नहीं कि जितने भी डेवलपमेंट स्टेज पे आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे सक्सेस हों और वो आगे सारे के सारे इंडस्ट्रियली अप्लाइड भी हों। तो डेवलपमेंट स्टेज पे हमारे पास जो प्रोसेस डिज़ाइन और प्रोसेस आइडियाज़ होते हैं वो हमारे पास 10 to 25% सक्सेस रेट उनका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज हमारे पास होती है पायलट स्टेज। पायलट स्टेज का मतलब ये कि आपने जो एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म किया, आपने उसको फर्दर स्केल अप किया और एक आपने पायलट प्लांट लगाया, या आपसे कहें आपने पायलट क्या कहते हैं इक्विपमेंट में आपने स्टडी की। अब पायलट इक्विपमेंट का पर्पस ये होता है कि आप उसको जो है स्केल अप करके देखते हो कि फ्रॉम लेबोरेटरी टू पायलट स्टेज, कि वो इधर उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो इंडस्ट्रियली इम्प्लीमेंट हो सके, या उसके अंदर फर्दर कोई कंस्ट्रेंट आ रहे हैं स्केलिंग अप पे। ठीक है, स्केलिंग अप जो है ना बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। स्केलिंग अप में मोस्टली हमारे पास जो है ऑलमोस्ट जितनी भी आपने कैलकुलेशन की होती है ना, सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिस्टर्ब होने की वजह यही है कि छोटे स्केल पर प्रोसेस आर ईजियर देन ह्यूज स्केल्स। ठीक है, तो पायलट स्टेज पे हमारे पास जो सक्सेस रेशियो होता है वो होता है 40 to 60%। उसके बाद फिर ऑब्वियसली बात है कि पायलट स्टेज भी हमारे पास सक्सेसफुल है और आपने इजीली अपना जो है प्रोसेस जो डिज़ाइन किया था वो इजीली आपने रन कर लिया है, तो उसके बाद ऑब्वियसली बात आप उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के ऊपर जाओगे। ठीक है, अच्छा, इसके नहीं वाली बात है कि हम किसी भी पॉइंट पे जो है हम अपना जो है रिसर्च का आइडिया डिस्कार्ड नहीं करते। जैसे लेट्स से आप अभी रिसर्च स्टेज पर हो, ठीक है, आपने देखा कि आपका जो है पोटेंशियल नहीं है आपके अंदर के उस आइडिया के अंदर कि वो डेवलपमेंट स्टेज में जाए, काफ़ी सारे एरर्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश करोगे कि उसको फर्दर मॉडिफाई कर सको, फर्दर उसको ऑप्टिमाइज़ कर सको, फर्दर उसको एफिशिएंट बना सको। ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे आप कि अगर मैं जैसे लेट्स से मेरे टेम्परेचर की वजह से बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है, तो मैं टेम्परेचर की जगह पे किसी और को फिक्स करके मैं अपना बिहेवियर स्टडी करूँगी, या टेम्परेचर के लिए मैं कोई नया इक्विपमेंट यूज़ करवा दूंगी जो टेम्परेचर के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके, ऑप्टिमाइज़ कर सके। ठीक है, तो रिसर्च स्टेज पे हमारे पास कोई भी आइडिया है, हमारे पास लेट्स से उसका सक्सेस रेट नहीं है, वो हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स दे रहा है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो वी विल नॉट जस्ट डिस्कार्ड इट, बल्कि हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, हम उसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे और स्टडी करेंगे फॉर इम्प्रूवमेंट्स कि क्या इम्प्रूवमेंट्स है। अगर हमारे पास रिसर्च स्टेज के अंदर आइडियाज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट की कैपेसिटी है और वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम डेवलपमेंट स्टेज पे जाएंगे और फिर पायलट स्टेज। तो अब हमारे पास इतनी साइंस की फील्ड में हमारे पास डेली इतनी रिसर्च होती है, अब सारी की सारी रिसर्च तो हमारे पास इंडस्ट्रियली अप्लाई तो नहीं होती है ना, हर किसी की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन अभी तक नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेट्स से जो बायोगैसेस है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, फ्रॉम वेस्ट टू फ्यूल है हमारे पास, वेस्ट से फ्यूल बना रहे हम, हमारी अब तक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहीं नहीं आई है। सेवरेज जो हमारे पास है उससे हमारे पास फ्यूल बना है
कनाडा में देयर इज़ अ प्लांट कि जो हमारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसको जो है कन्वर्ट करके फ्यूल बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो बायोमास की फील्ड है इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 डिकेड से हमारे पास रिसर्च हो रही है, लेकिन लाजमी थोड़ी है कि जितनी भी रिसर्च हो रही है वो सारी की सारी इंडस्ट्रियली फीजिबल भी हो। तो ना तो उन्होंने इस आइडिया को डिस्कार्ड किया कि हम वेस्ट से फ्यूल बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर देयर माइट बी अ चांस कि अगर हमने एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी इंट्रोड्यूस करवा दी तो हमारे पास हमारे अर्थ में वेस्ट के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इन्होंने इस आइडिया को डिस्कार्ड नहीं किया रिसर्च स्टेज पे कि जस्ट बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 ईयर से ये इस पर रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड पर, लेकिन अब तक कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच इन्होंने डेवलप नहीं की है हर वेस्ट के लिए। देयर आर फ्यू वेज जिसके लिए उन्होंने डेवलप कर ली हैं, लेकिन देयर आर मैनी अदर वेज जिसके लिए अब तक इन्होंने डेवलप नहीं की हैं बिकॉज ऑफ मैनी कंस्ट्रेंट। एक तो इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूरे आइडिया को डिस्कार्ड करेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं अब हम बायोमास पे काम नहीं करेंगे या हम सॉलिड वेस्ट पे काम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नई चीज़ नए सिरे से इनिशिएट करेंगे। ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि अगर उस आइडिया के अंदर पोटेंशियल है तो हम उसको फर्दर ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये इम्प्रूवमेंट और ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास किस स्टेज में हम कोशिश करेंगे? रिसर्च स्टेज पे, कि जो हमारे पास ये रिसर्च स्टेज है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अंदर आप अपनी टेक्नोलॉजी को चूज़ करोगे, इसके अंदर आप अपनी कंडीशंस को चूज़ करोगे, इसके अंदर आप अपने पैरामीटर्स को फिक्स करोगे। ठीक है। देयर आर फ्यू टाइम्स कि हमारे पास जो जिस रिसर्च पे आप काम कर रहे होते हो वो यूज़फुल इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो। तो उन रिसर्च में आप क्या हो सकता है कि आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर सकते हो, लेकिन उसमें भी डिस्कार्ड करना इज़ नॉट अ बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन इज़ टू लुक फॉर द ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि यू नेवर नो, मे बी ऑल्टरनेटिव ढूंढने के चक्कर में आप कोई बहुत अच्छा प्रोसेस डिज़ाइन कर लो। ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट? ठीक है, मूविंग ऑन टू हमारे पास किस तरीके से हम प्रोसेस डिज़ाइन को सिंथेसाइज करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ये कि जितनी भी डिज़ाइन प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास वो अंडर डिफाइंड होती हैं। अंडर डिफाइंड का मतलब ये है कि आपके पास बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि आप अपने प्रोसेस को डिज़ाइन कर सको। लिटिल इन्फॉर्मेशन इसलिए अवेलेबल होती है, अब आपने सोचा कि आपने एक प्लांट लगाना है जिसके अंदर आप प्लास्टिक को कन्वर्ट करोगे इनटू बायोफ्यूल, सॉरी प्लास्टिक को कन्वर्ट करोगे बाय पायरोलाइसिस इनटू अ ऑयल। ठीक है, पायरोलाइसिस ऑयल में आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है। अब आपने ये सोचा था आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल आप ये यूज़ करोगे तो आपने टेम्परेचर वगैरह देख लिया कि पायरोलाइसिस कर लो तो इसकी टेम्परेचर रेंज इतनी है। ये अगर आप ये रिएक्टर यूज़ कर रहे हो, जैसे लेट्स से आप फ्लूइडाइज्ड बेड यूज़ कर रहे हो तो प्रेशर कितना आप सेट कर सकते हो उसका। ठीक है, आपकी इनर्ट गैस कौन सी हो सकती है, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं गैस वेलोसिटी कितनी हो सकती है जो इनर्ट गैस की है। सही, ये चीज़ें आपकी हैं जो आप खुद से जो है कैलकुलेट कर सकते हो या जो आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन दे आर मैनी मोर इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट अवेलेबल, कि कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, किस तरीके से क्रैकिंग होगी, किस तरीके से जो है आपका जो प्लास्टिक है वो क्रैक होके ऑयल में कन्वर्ट होगा, सिर्फ ऑयल में कन्वर्ट होगा या आपके पास गैस में भी कन्वर्ट होगा। गैस में कन्वर्ट होगा तो कौन कौन सी गैस इमिट होंगी, देयर इज़ अ चांस कि कोई और इन्वायरमेंटली हेजेरियस गैस रिलीज हो। ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर अगर हमारे पास है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, या लेट्स से आपके पास जो ऑयल बन रहा है वो कंडेंस हो रहा है, या आपके पास जो वाटर फ्रैक्शन है हमारे पास उस वेस्ट के अंदर वो वाटर फ्रैक्शन हमारे पास कोई प्रॉब्लम कर रहा है, क्लॉगिंग कर रहा है, ये जो हमारे पास सॉलिड प्रोड्यूस हो रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर उस सॉलिड की हमारे पास क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपने ये चीज़ करनी है और आपने उसको पूरा डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम में हमारे पास बहुत ही इंफॉर्मेशन जो है लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती है। बाकी इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं? बाय मेकिंग गैसेस। ठीक है। अब मैंने देखा कि मुझे जो है पायरोलाइसिस करनी है प्लास्टिक की, मैंने लिटरेचर सर्वे किया, मैंने देखा कि अगर हम जो है पेट बॉटल्स यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं इस टेम्परेचर पर। ठीक है, या तो ये कर लिया। दूसरी बात ये, या तो मैंने गैस कर लिया कि अगर प्लास्टिक है हमारे पास, प्लास्टिक को मैं पायरोलाइज करूँगी तो मे बी कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली रिलीज होगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो देयर इज़ अ हाई चांस कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो इनकम्प्लीट कंबशन पर।
ठीक है, देयर इज़ अ चांस कि मीथेन भी प्रोड्यूस हो हमारे पास, देयर इज़ अ चांस कि हमारे पास, और क्योंकि हमारे पास पेट बॉटल्स के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी होता है, तो देयर इज़ अ चांस कि हम ऑक्सीजन एटम भी होता है, तो देयर इज़ अ चांस कि हमारे पास वाटर प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, मैंने गैसेस किए। ठीक है, अब उसके बाद या तो हम जो है थंब रूल भी अप्लाई कर सकते हैं या यूरिस्टिक भी। यूरिस्टिक का मतलब ये है कि आप जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू गैस कर रहे हो, ठीक है, या आप जो है इंडक्टिव कंक्लूजन होते हैं ना, क्या आपने जो है सोचा कि अगर ऐसा 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 हो रहा है तो इसका रिजल्ट डेफिनेटली ये होगा, या तो वो कर लो या आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू गैसेस कर लो, तो वो क्या हो जाती है, यूरिस्टिक्स हो जाते हैं कि आपने जो है इटरेशंस की, आपने मल्टीपल टाइम्स अपने जो है एक्सपेरिमेंट को रन किया है, मल्टीपल टाइम्स आपने मिनी स्केल पे अपनी उसको रन किया, उसके बाद आपके पास जो डाटा आया उससे आपने इंड्यूस किया कि मेरा जो है प्रोसेस डिज़ाइन है, इसके पैरामीटर्स ये हो सकते हैं, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स ये हो सकते हैं, इसकी जो है कन्वर्जन फैक्टर्स ये हो सकते हैं, इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे पास जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स होंगे। सही है, जितने ज़्यादा हमारे पास फिक्स पैरामीटर्स होंगे उतने कम हमारे पास प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास जितने ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स है उतने ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप इस चीज़ को फ्लक्चुएट कर लो तो आपके पास ये हो जाएगा, इस चीज़ को फ्लक्चुएट कर लो तो आपके पास ये अदर इतनी इसकी कन्वर्जन इतनी इंप्रूव हो जाएगी, इस चीज़ को फ्लक्चुएट कर लो तो आपकी कन्वर्जन इतने परसेंट रिड्यूस हो जाएगी। या आपके पास इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके पास जैसे लिक्विड है या गैस है तो उसकी सेपरेशन है, तो सेपरेशन के ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, रिएक्टर के ऊपर ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं कि रिएक्टर आप कौन सा यूज़ करें। अब पायलाइसिस है, पायलाइसिस के लिए आपके पास कोई फिक्स रिएक्टर नहीं है, आप उसको नॉर्मल बैच रिएक्टर में भी कर सकते हो, आप उसको फिक्स बेड में भी कर सकते हो, आप उसको फ्लूडाइज बेड में भी कर सकते हो। सही है, तो आपके पास देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी। ठीक है, तो ये क्या है, आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं कि आप एक दफ़ा उसके एक्सपेरिमेंट को बैच में करके देखो, एक दफ़ा आप उसको जो है फिक्स बेड में करके देखो, एक दफ़ा आपको फ्लूडाइज बेड में करके देखो, फिर आप देख लो कौन सा आपके पास ऑप्टिमम है। तो ये क्या है, आपकी एनालिसिस है प्रोसेस डिज़ाइन की, कि आप किस तरीके से अपना प्रोसेस डिज़ाइन कर सकते हो और किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि विच वन इज़ मोर एफिशिएंट और विच वन इज़ मोर वर्थ इट। ठीक है, अब हमारे पास जितने ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेट्स से मैंने कहा ना कि एक दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट के बैच में, एक दफ़ा मैंने किया एक्सपेरिमेंट अपने फिक्स बेड में और एक दफ़ा मैंने एक्सपेरिमेंट किया फ्लूडाइज बेड में, तो मुझे कैसे पता कि कौन सा वाला बेस्ट हमारे पास प्रोसेस ऑल्टरनेटिव है। तो इसकी हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट। हमारे पास कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जितना ज़्यादा कॉस्ट फ्रेंडली होगा हमारे पास प्रोसेस उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा, उतना ज़्यादा जो है वो फीजिबल होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इन तीनों में से जिसकी कॉस्ट हमारे पास कैपिटल भी और ऑपरेटिंग भी, कैपिटल का मतलब ये कि कितनी उसको प्लांट करने में लग रही है, सही है, फ्रॉम डिजाइनिंग टू प्लांटिंग, और ऑपरेटिंग का मतलब ये कि ऑपरेट करने के दौरान उसकी क्या कॉस्ट है, कि कितनी इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, कितनी उसको प्रेशर के लिए इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, कितना उसको अपने टेम्परेचर को गेन करने के इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए, कितनी उसको यूटिलिटीज़ चाहिए, कि हमारे पास वाटर कितना चाहिए, कितना हमारे पास हीटर की ज़रूरत है। तो ये सारी क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो हमारे पास कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट जिस प्रोसेस की सबसे ज़्यादा कम होगी वो हमारे पास उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली, कि आपके पास ऐसा ऐसा हमारे पास प्रोसेस जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो, जो हमारे पास हज़ार्डियस गैस ना जनरेट कर रहा हो, जो हमारे पास हज़ार्डियस सॉलिड ना जो प्रोड्यूस कर रहा हो, जो हमारे पास हज़ार्डियस लिक्विड ना प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, या हमारे पास उसके अंदर कोई ऐसी जो है चीज़ इंकॉर्पोरेट हुई हो जो इन सबको मिनिमाइज कर दे और हमारे पास इन्वायरमेंटल लिमिट तक रिस्ट्रिक्ट कर दे। देखो, हमारे पास केमिकल प्रोसेस के अंदर हमेशा जो है ना हमारे पास हज़ार्डियस गैसेस रिलीज होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कॉमन है रिलीज़ होना, हमारे पास अमोनिया बहुत कॉमन है रिलीज़ होना, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कॉमन है रिलीज़ होना हमारे पास। सही है, तो ये सारी इमिशंस को हम किस तरीके से, हम ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर देते, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं इन्वायरमेंटल लिमिट तक, कि हमारी इन्वायरमेंटल लिमिट है हर डिफाइंड हुई हुई, हम उससे बिलो रहे, वो उससे ज़्यादा ना एक्सीड करें। ठीक है, क्योंकि हम उसको बिल्कुल मिनिमाइज तो कर नहीं सकते, तो ये जीरो तो वो हो नहीं सकता। जब जीरो नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली बात है हम अपनी इंडस्ट्री तो बंद करेंगे नहीं। अगर ऐसे है तो फिर पूरी की पूरी हमारे पास दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी बंद हो जाए, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड तो इमिट करती ही हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉट एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, हमने एक सेट कर दिया लिमिट अपनी कि हमारी ये लिमिट है, इस लिमिट से बिलो रहेंगे हमारे ये सारे जो केमिकल्स, तो सही है। जैसे ही इस लिमिट से एक्सीड करेंगे देन ईदर यू हैव टू पे अ फाइन या फिर यू हैव टू फाइंड अनदर अल्टरनेटिव। ठीक है, तो हमारे पास हमारी जो प्रोसेस हमारे पास एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा वो था ना हमारे पास बेस्ट प्रोसेस अल्टरनेटिव होगा। जितने ज़्यादा लेस हैज़ार्डियस केमिकल्स यूज़ होंगे, जैसे बेंजीन यूज़ हो रहा है तो वी विल ट्राई टू अवॉइड कि बेंजीन के अलावा अगर हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट है तो हम कोशिश करेंगे हम उसको यूज़ कर लें। काफ़ी सारे प्रोसेस के अंदर मर्क्यूरी यूज़ होता था पुराने ज़माने में, तो उन्होंने क्या किया, मर्क्यूरी की रिप्लेसमेंट में डिफरेंट प्रोसेस अल्टरनेटिव्स इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है, या फिर ऐसी कंडीशन, डेंजरस कंडीशन जो हमारे पास रिस्की कंडीशन होती हैं उनको हम जो है अवॉइड करें। तो वो हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस जिसके अंदर लेस हैज़ार्डियस केमिकल्स यूज़ हो रहे हो या हमारे पास लेस डेंजरस कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, वो वाला प्रोसेस क्या हमारे पास बेस्ट है। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास कंडीशन है कि इजी टू स्टार्ट एंड ऑपरेट। ठीक है, जिसको हमें स्टार्ट करना और ऑपरेट करना बहुत आसान है, उसके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ज़्यादा कोई ये ना हो कि हमारे पास थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें मेंटेनेंस के इशू आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारे पास शटिंग ऑफ के इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारे पास पम्प या हमारे पास कोई चीज़ें जहाँ पे क्लॉगिंग हो रही है या करोजन हो रही है, या हमारे पास कहीं ऐसा है कि पाइप के अंदर जो है हमारे पास सही है क्लॉगिंग हो गई है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, वेल्व के अंदर कुछ इश्यूज आ गए। ठीक है, तो हमारे पास हम ऐसा प्रोसेस को प्रेफर करेंगे जो स्टार्टअप और ऑपरेट करना आसान हो। ठीक है, अब सबसे पहले एग्जांपल इसकी देख लो, ऑपरेट वाले के ऑपरेशन के दौरान प्रॉब्लम ना हो। जब हम फ्लूडाइज बेड यूज़ करते हैं तो फ्लूडाइज बेड के अंदर क्या होता है कि आपके पास हम इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं और जो अंदर रिएक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक फ्लूडाइज इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है सॉलिड्स का। ठीक है, वो होते सॉलिड पार्टिकल्स हैं लेकिन वो फ्लूइड के उसमें जो है बिहेव कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हाई क्या कहते हैं गैस वेलोसिटी एंड प्रेशर। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो पाइप्स हैं हमारे पास जो रिएक्टर के आउटलेट के, उसके अंदर अक्सर क्लॉगिंग हो जाती है। ज़रा सी आपके पास गैस वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इनर्ट गैस वेलोसिटी, तो उसने क्या किया कि जो पार्टिकल्स थे जो फ्लूडाइज थे उसको जो है उसको जो है आपने एग्जिट के अंदर जो है ना क्या कहते हैं ट्रैवल करना शुरू कर दिया पार्टिकल्स ने, बहुत ज़्यादा गैस वेलोसिटी हो गई। अब जब बहुत ज़्यादा गैस वेलोसिटी हो गई और पार्टिकल्स ने जो है एग्जिट की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर जाके वो क्या हो जाएंगे, सडनली वेलोसिटी कम हुई और क्लॉग होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है ऑपरेशन की। तो हमारे पास हमने गैस वेलोसिटी को क्या करना है, बहुत हद तक मेंटेन रखना है। तो हमारे पास ऐसा प्रोसेस हम चूज़ करते हैं जिसके अंदर ये सारी इश्यूज राइज ना हो, और हम ऐसे पैरामीटर्स को चूज़ करते हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया हुआ हो। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉस्ट। जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होगा, जितना ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा उतना ज़्यादा वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हमारे पास उसके अंदर जो कंडीशंस है वो क्या कहते हैं मॉडरेट कंडीशंस यूज़ होंगी, जितना ज़्यादा हमारे पास लेस हैज़ार्डियस केमिकल्स होंगे उतना ज़्यादा वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। जितना ज़्यादा वो स्टार्टअप के लिए आसान होगा और ऑपरेट करने के लिए ईजी होगा, इट वुड बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो अब लाजमी थोड़ी कि एक और हमारे पास प्रोसेस डिज़ाइन है वो तमाम चीज़ों को हमारे पास क्या कहते हैं फुलफिल करें, तमाम रिक्वायरमेंट को। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो उसकी कॉस्ट भी कम हो, वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हो, वो इजी टू मेंटेन भी हो, इजी टू स्टार्टअप भी हो, इजी टू ऑपरेट भी हो, उसके अंदर लेस केमिकल हैज़ार्डियस केमिकल यूज़ हो रहे हो, कंडीशन भी उसकी मॉडरेट हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सारी की सारी चीज़ों को वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, लेकिन हमारे पास हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को सेटिस्फाई करें। अब उन मैक्सिमम चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट, अब एक हमारे पास है प्रोसेस, वो हमारे पास उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। सही है, और उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर देखूंगी कि वेदर आई कैन अफोर्ड इट। अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, सिंस ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है उसकी, तो मुझे आगे फ्यूचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इंस्टॉलेशन के अंदर मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसको कंसीडर कर सकती हूँ एज अ बेस्ट प्रोसेस ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है और वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, देयर माइट बी अ चांस कि आपके पास उसकी एक प्रोसेस है जिसकी कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है, वो इजी टू स्टार्टअप भी है, ऑपरेट करना भी बहुत आसान है और इसके अंदर लेस हैज़ार्डियस केमिकल्स और कंडीशंस यूज हुई हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है।
लेट्स से वो बहुत ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, तो आप इसको ऑल्टरनेटिव कंसीडर कर सकते हो और आप क्या करोगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है उसको आप कैप्चर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हो जाएगा, ठीक है। लाजमी नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे आपके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो इन सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे हो, इन सारे क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, उसमें से बेस्ट चूज़ करके जो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होंगे उनको चूज़ करके आप कोशिश करोगे वो सारे के सारे क्राइटेरियाज को पूरा कर सके और फर्दर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि वो फर्दर इम्प्रूव हो सके, ठीक है। लेकिन फिर भी जब बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स है तो यानी जो बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं वो तो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट है, ठीक है। तो इवेंचुअली वो बेस्ट है तो वो बेस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो यू विल वर्क ओवर इट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। अब हमारे पास हम किस तरीके से जो है अपने प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले तो हम जो बात करते हैं एज ए इंजीनियरिंग, हम उसकी बात करें, ठीक है। इंजीनियरिंग डोमेन में रहकर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उन सब इंफॉर्मेशन को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू दोज इंफॉर्मेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दोज विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है उसको हम फोकस में रखेंगे और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको हम ओवरलुक कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन के अलावा इक्विपमेंट भी, कि मेजर हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम डिज़ाइन करें उसका मेजर इक्विपमेंट क्या है। ईदर रिएक्टर इज इम्पॉर्टेंट और ईदर एब्जॉर्प्शन कॉलम इज इम्पॉर्टेंट, ईदर हमारे पास डिस्टिलेशन कॉलम की जो प्रोसेस में सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, या ईदर हमारे पास जो हाइड्रोथर्मल क्रैकिंग है उसकी हमारे पास सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट कौन सा है जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रोसेस जो है रिलाई कर रहा है, सही है। हम उसको फोकस में रखेंगे इनिशियली, सही है। और हम वही इंफॉर्मेशन को रखेंगे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हम सबको जो है कंसीडर करना शुरू कर दें, वो क्या हो जाएगा, एक खिचड़ी पक जाएगी, इट वुड डिफिकल्ट फॉर अस टू फर्दर वर्क ओवर इट, ठीक है। तो हम टू अवॉइड द कंफ्यूजन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट consider all the information which is essential for the process design and we will only focus over the equipment that is necessary for the process, ठीक है। जितने भी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है उन सबको हम ओवरलुक कर देंगे, ठीक है, एट द इनिशियल स्टेज। फिर दूसरी बात ये है हमारे पास कि हम इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ्स को कैलकुलेट करेंगे कि कितनी उसकी जो है ओवरऑल कॉस्ट है, कितनी उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कितनी उसकी कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है। इससे हमारे पास पता चल जाता है कि हम कितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा थ्रू आउट हमारे पास प्रोसेस, और फिर हम उससे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकेंगे कि अगर हम इतना इन्वेस्ट करें और मार्केट में इतनी वैल्यू है इस प्रोडक्ट की तो कितना हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कितना हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा प्रोसेस हमने चूज़ किया है, ऑल्टरनेटिव हमने जो चूज़ किया है बेस्ट प्रोसेस, ये हमारे पास वर्ती है या नहीं है, या इसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास प्रॉफिट जो है कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट के इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट है हमारे पास वो बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बराबर है कैपिटल या ऑपरेटिंग कॉस्ट के। तो ऑब्वियसली बात है देयर इज़ नो नीड टू क्या कहते हैं डिज़ाइन अ प्रोसेस, सच प्रोसेस, क्योंकि वो जब हमें प्रॉफिट ही नहीं देगा तो फ़ायदा क्या, हमारा तो काम ही यही है कि हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनानी है। जब प्रोडक्ट के ना वैल्यू ऐड हो ही नहीं रही है, हमें प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, तो फिर ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्री रन कैसे करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वही चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो हमारे पास इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो हमने पहले पिछले वाले स्लाइड में हमने डिस्कस किए थे ना, 4 हमारे पास क्राइटेरियाज हैं। तो हम उन 4 क्राइटेरियाज को कंसीडर करते हुए हम वी विल इंट्रोड्यूस चेंजेस इन अवर प्रोसेस डिज़ाइन, कि हाउ कैन वी मेक आवर selected process more environmentally friendly, या more economically feasible, या more less hazardous, या क्या कहते हैं more easy to operate। तो हम changes इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है उसको फर्दर डेवलप करेंगे इनटू क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल स्केल। अब हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस है, डू यू थिंक ये कभी भी कंप्लीट हो सकता है? देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि एक चीज़ 100% इम्प्रूव हो जाए और देयर इज नो फर्दर चांस टू इम्प्रूव इट मोर। आपने कोई भी प्रोसेस डिज़ाइन किया है उसके अंदर देयर विल ऑलवेज बी अ रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट।
देयर विल ऑलवेज बी अ चांस टू इम्प्रूव इट मोर एंड मोर एंड मोर। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता कि आपका जो प्रोसेस आपने डिज़ाइन किया है ये कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, तो ये आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपके पास कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। आपने चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, ये आपने जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं चेंजेस अपने डिज़ाइन के अंदर, आप वो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाने के बाद अगर उसकी कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया तो इट मीन्स कि आपका प्रोसेस डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर उसके अंदर चेंजेस आए हैं, फ्लक्चुएशन आई है बहुत ज़्यादा ही, तो आप उस चीज़ चेंजेस को अकोमोडेट कर दोगे अपने प्लांट के अंदर या अपने प्रोसेस के अंदर। लेकिन इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द कॉस्ट, देन आप क्या करोगे, जो आपने अपना सजेशन दिया है या ऑल्टरनेटिव बताया है उसको निगलेक्ट कर दोगे और यू विल कंटिन्यू या यू विल फाइंड मोर ऑल्टरनेटिव्स या फिर यू विल कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस डिज़ाइन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये हमेशा इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मे बी अभी राइट नाउ अभी उसकी कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है, आपने लेट्स से एक चेंज जो है उसके अंदर सजेस्ट किया, उस चेंज से कैपिटल कॉस्ट के अंदर या ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर या इकोनॉमिकल पूरी कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, मे बी आफ्टर 10 ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जब आप उसी प्रोसेस डिज़ाइन के अंदर इंकॉर्पोरेट करो तो देयर माइट बी अ चांस के फर्दर इंप्रूवमेंट आ जाए कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग आपके अंदर कॉस्ट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्रोसेस डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपके पास फ्यूचर में भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D का डिपार्टमेंट होता है, उसका पर्पस ही यही होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है या एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे, जो नई रिसर्च हुई है, नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके फर्दर इम्प्रूव करें। अब एक प्लांट ऑलरेडी लग चुका है, ऑपरेट कर रहा है, तो वाई देयर इज अ नीड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट? बिकॉज वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हमारी पूरा फोकस कॉस्ट है। प्रोसेस आपकी इंडस्ट्री चलती ही कॉस्ट पर है, जितना मिनिमम वो कॉस्ट इन्वेस्ट करेगी और जितना मैक्सिमम वो प्रॉफिट गेन करेगी उतनी ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री एफिशिएंट है, उतना ज़्यादा आपका प्रोसेस एफिशिएंट है। ठीक है, तो आप कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लाजमी नहीं है कि एट द इंस्टेंट आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन विद द टाइम, विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, you may have plenty of the opportunities to incorporate in your process and get a maximum feasible क्या कहते हैं डिज़ाइन। ठीक, अब हमारे पास लेवल्स है। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर आपने पूरा प्रोसेस डिज़ाइन किया, ठीक है, आपने प्रोसेस डिज़ाइन किया एक बेसिक, आपने देखा कि कितनी कॉस्ट इस पूरे प्रोसेस पे लग रही है, ठीक है, आपने वो कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ठीक है, मोस्टली आपने क्या करते हो, आप प्रीवियस जो डाटा होता है उससे कंपेयर करते हो अपनी कॉस्ट को, ठीक है, ताकि आप इसी में ढूंढ लो अपॉर्चुनिटीज़ कि कितनी गुंजाइश है। अगर प्रीवियस कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट है इस प्रोसेस की तो यू विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस कॉस्ट से कम है इस ये डिज़ाइन की कॉस्ट तो यू विल मूव फर्दर। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट। इसके ना क्या कहते हैं, आप मैग्नीट्यूड को एस्टिमेट करते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कॉस्ट, कि आपके इस पूरे प्रोसेस में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है। इसकी एक्यूरेसी हमारे पास कितनी होती है, प्लस माइनस 50, कि देयर इज अ 50% चांस कि आपके पास जो कॉस्ट कैलकुलेट हुई है जो प्रोसेस की वो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। देयर इज अ 50% चांस कि मे बी कॉस्ट फ्लक्चुएट करे। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कि स्टडी ऑफ फैक्टर्ड एस्टिमेट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इट बेस्ड ऑन द ब्रॉड प्रोसेस डिजाइन, यानी कितने हमारे पास मेजर इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं प्रोसेस के, कितनी हमारे पास जो है ऑक्सिलरीज यूज हो रही हैं, कितने हमारे पास जो है चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे पास। अब इसकी उस पर जो है आप अपनी कैलकुलेट करते हो कॉस्ट। देखो इस पूरे हमारे जितने भी प्रोसेस डिज़ाइन के हमारे पास जो हायरार्की है या अप्रोच है उसके अंदर आपने करना ही है, आपने कॉस्ट, आपकी कॉस्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। हर चीज़ आपने कॉस्ट के ऊपर फोकस करनी है। हर चीज़ पे आपको देखना है कि अगर इसकी कॉस्ट सही है तो यानी हाँ ये अच्छा है, अगर इसकी कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ी है, नहीं भाई ये पूरा प्रोसेस है, वी विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, तो अगर आपका पहला लेवल है इंजीनियरिंग डिज़ाइन का, ठीक है, आपने कोई भी प्रोसेस डिज़ाइन करना है, सही है, तो सबसे पहले आप उसका मैग्नीट्यूड एस्टिमेट करोगे। मैग्नीट्यूड एस्टिमेट का मतलब ये कि आप कितनी
रॉ मटेरियल खरीद रहे हो कितने पैसों का, सही है। प्रोसेसिंग के बाद आपने रफ जो है एस्टिमेट कर लिया कि आपने जो है उसको रिएक्टर से गुजारना है, आपने उससे गुजारना है तो हार्डली इतनी इतनी कॉस्ट लगेगी, तो आपने अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, फिर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया कि इतना इसका जो ना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपने उससे एक रफ एस्टिमेट निकाल लिया, तो वो क्या आपका इनिशियल है बिल्कुल। अगर तो आपको प्रॉफिट वो शो करेगा कि नहीं आपको भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो यू विल मूव फर्दर, ठीक है, यू विल गो टू स्टेप 2। लेकिन अगर यहाँ पे ही वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट ही हमें बता रहा है कि नहीं प्रॉफिट हमारे पास इतना नहीं है इसके अंदर, तो यू विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, कि आप दूसरा रॉ मटेरियल ढूंढोगे या दूसरा प्रोसेस ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, एक आपके पास रफ एस्टिमेट बता रहे हैं कि कितना आपके पास रॉ मटेरियल कितनी वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है तो यू विल मूव टुवर्ड्स सेकंड के स्टडी ऑफ फैक्टर्ड एस्टिमेट। इसके अंदर क्या है कि आप जो फर्दर डिटेल्स में जाओगे कि आपके पास कितने इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स की इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी होगी, कितना वॉल्यूम का इक्विपमेंट लगाओगे तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, क्या डायमेंशंस होंगी, कितना वो जो है हमारे पास ऑपरेशन में यूटिलाइज करेगा कितनी कॉस्ट को। फिर उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे कि वो कितना आपके पास प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो ये क्या हो गई, स्टडी ऑफ फैक्टर्ड एस्टिमेट। फिर आ गई आपके पास प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, यानी बजट ऑथराइजेशन, ठीक है। कि आपके पास एक और ज़्यादा ही फर्दर डिटेल में आ गए। एक तो फिर आपने यहाँ पे इक्विपमेंट्स की बात की थी, सिर्फ यहाँ पे फर्दर डिटेल्स में आ जाओगे कि आपके पास जो है कितनी आपने यूटिलिटीज़ इन्वेस्ट करनी है, कितना आपने हीटर यूज़ करना है, कितनी दफ़ा आपने बॉयलर यूज़ करना है, कहाँ से वाटर अरेंज करोगे, कहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का क्या बजट चल रहा है, वाटर का क्या रेट चल रहे हैं। फर्दर अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, लेट्स से आपको इनर्ट गैस चाहिए, तो आप इनर्ट गैस को कहाँ से अरेंज करोगे। आपको क्या कहते हैं न्यूमेटिक वेल्स लगे हुए हैं, तो वहाँ से उसको कंट्रोल करने के लिए एयर आपको चाहिए होगी, कंप्रेस्ड एयर, तो वो एयर वगैरह के लिए तो आप ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करोगे और फिर एक प्रॉपर जो है कैलकुलेशन करोगे। तो ये हो गई आपकी बजट कैलकुलेशन कि आपको कितना थ्रू आउट द प्रोसेस चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास आता है डेफिनेटिव एस्टिमेट, यानी प्रोजेक्ट कंट्रोल एस्टिमेट। ये हमें बता रहा है कि आपके पास कितना, जो हमारे पास जितना भी प्रोसेस है डिटेल्ड में, कंप्लीट प्रोसेस उसकी बता रहा है ये हमारे पास कि कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी, ठीक है। इसकी अब एक्यूरेसी है ±5%, यानी ये जो हमारे पास आंसर देगा ये नियर टू हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसके ना हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हर चीज़ को हम जो है कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास फ्रॉम स्ट्रीम्स टू फ्रॉम आउटपुट, या हम ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड करेंगे, इन्वेंट्री भी इंक्लूड करेंगे, इसके तमाम यूटिलिटीज़ भी इंक्लूड करेंगे, हर चीज़ इंक्लूड करेंगे। तो उसके बाद जो हम अपना एस्टिमेट लगाएंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोजेक्ट कंट्रोल एस्टिमेट, कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमें मिलेगा। उसके बाद आ जाता है डिटेल्ड और कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टिमेट, यानी हम जब प्लांट लगा रहे हैं, सही है, तो उस वक्त हमारे पास जो पूरी स्कीमेटिक्स होगी कि हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह या साइट डाटा या मार्केट सर्वे वगैरह, कि हमारे पास कौन सी जगह पे क्या चीज़ लगनी है, कितने हाइट की लगनी है, कितने फिट की लगनी है, कहाँ पे कौन सा पाइप लगना है, कहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ लगनी है, कौन सी स्ट्रीम वो करेगी, कितने हीट एक्सचेंजर्स चाहिए, कितने हमारे पास कूलर्स चाहिए, कितने हीटर्स चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हम ड्राइंग्स हैंड ओवर करते हैं कि हमें ये प्लांट लगवाना है, तो वो हमारे पास उस वक्त जो हम एस्टिमेट करते हैं कि नहीं इतने पाइप्स हैं, इतने इंसुलेशंस हैं, इतने वेल्व्स हैं, इतने हमारे पास क्या कहते हैं पंप्स हैं, इतने हमारे पास रिएक्टर्स हैं, तो इन सब के ऊपर जो हमारे पास कैलकुलेशन होती है वो जाती है हमारे पास डिटेल्ड और कॉन्ट्रैक्टर्स एस्टिमेट, ठीक है। इन पांचों लेवल्स में से सबसे जो इंपॉर्टेंट लगता है लेवल वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट, ठीक है। ये हमारे पास बताया रफ हमारे पास लमसम कि हमारे पास कितनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी और कितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी, और दोनों के बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास काफ़ी हद तक हमारे पास डिफरेंस देता है प्रॉफिट वर्सेस रॉ मटेरियल की कॉस्ट में, देन वी विल गो टू लेवल 2 एंड लेवल 3 और लेवल 4 और लेवल 5। अगर यहाँ पे हमें ये नहीं देता प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड द रॉ मटेरियल, तो वी विल लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स हियर, ठीक है। तो हमारे पास इन पांचों स्टेप के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या किस चीज़ को है, कॉस्ट को। हर जगह पे हमने क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पहले लेवल में भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, 5 में भी, ठीक है।
अब हमारे पास हमें कौन सी अप्रोच, ये तो हमने बात कर ली कॉस्ट एनालिसिस की, प्रोसेस डिज़ाइन की। अब हमने डिज़ाइन कैसे करना है हम इसकी बात करेंगे। हमने अब तक डिज़ाइनिंग की बात नहीं की, हमने अब तक उसका सिर्फ ओवर बैकग्राउंड लिया कि हमने जो है ना क्या पर्पस होता है, क्या एप्लीकेशन होती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, किस तरीक़े से हमने अपने प्रोसेस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, किस तरीके से जो है हमने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, कॉस्ट की कैलकुलेशन के कितने लेवल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने अपना जो है प्रोसेस डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस डिज़ाइन करना है उसके लिए हमारे पास देखते हैं कि हम कितना पोटेंशियल है उस रिएक्शन के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, फिर अगर हमें पोटेंशियल नज़र आता है तो हम उसको डिज़ाइनिंग की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे पहले तो केमिस्ट्री के ऊपर आती है बात कि केमिस्ट जो है हमारे पास लैब के अंदर एक रिएक्शन प्रोसीड करेगा, या केमिस्ट जो है लैब के अंदर कोई भी रिसर्च करेगा। ठीक है, वो रिसर्च सक्सेसफुल हुई रिसर्च स्टेज पर, सही है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, उसके अंदर फीजिबिलिटी नज़र आई, उसके अंदर प्रॉफिट नज़र आया, तो फिर वी विल मूव टूवर्ड द डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज में हम आ जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज पे केमिस्ट नहीं आएगा, डेवलपमेंट स्टेज पे हम आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन कैसे करेंगे हम, थ्रू हिरार्किकल अप्रोच। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, हम किस तरीके से जो है किसी भी प्रोसेस को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, इन्होंने कहा है कि हाइड्रो अल्काइलेशन ऑफ टॉलिन हो रही है, एक पेट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये केमिस्ट ने सारा कैलकुलेशन किया। ठीक है, इसके अंदर केमिकल इंजीनियर का कोई काम नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसने प्रोवाइड की है, केमिस्ट है, क्योंकि ये केमिस्ट्री लैब के अंदर सारा हो रहा है। ठीक है, अभी ये इंडस्ट्री में नहीं गया, अभी ये हमारे पास कहीं और नहीं गया, ये भी सिर्फ लैब की बात होगी। लैब के अंदर उसने क्या किया, हाइड्रो डीअल्काइलेशन की, टॉलिन की। कैसे की, उसने टॉलिन को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन गैस से। ठीक है, तो उसने प्रोड्यूस किया बेंजीन एंड मीथेन। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या था, मेन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन एक साथ में साइड रिएक्शन भी अगर हुआ। साइड रिएक्शन में क्या हुआ कि 2 मोल्स ऑफ बेंजीन जब मिले यहाँ पर, तो उन्होंने डाइफेनाइल और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब जो केमिस्ट है उसने ये रिएक्शन ऑब्जर्व किया अपने लैब के अंदर, उसको बनाना था, उसको जो ना टॉलिन को जो है ब्रेक करना था और उसको बेंजीन बनाना था। साथ में जब उसने बेंजीन बनाया तो मीथेन भी प्रोड्यूस हो गया इवेंचुअली। ठीक है, उसकी मेन पर्पस क्या था, बेंजीन को प्रोड्यूस करना। अब उसके साथ एक साइड रिएक्शन तो हो गया ये, सही है। अब इसने कैलकुलेशन की कि जो ये प्रोसेस हो रहा था पूरा, ये 500 psi पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा था। 450 पे मे बी लेस एफिशिएंट हो, 550 पे मे बी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो उसने कैलकुलेट किया पैरामीटर्स कि 500 psi पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा, इसकी जो रिएक्शन डायनामिक्स थी बहुत अच्छी थी, बहुत मॉडरेट थी और कंट्रोलेबल थी। तो 500 psi उसने प्रेशर रिकमेंड कर दिया। उसने बताया कि ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज हमारे पास जो इसकी है वो है 1150 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 1150 फ़ारेनहाइट उसने कैसे रिड्यूस की, उसने ये देखा कि टॉलिन इस टेम्परेचर से बिलो पे रिएक्ट नहीं कर रहा। 1100 पे टॉलिन रिएक्ट नहीं कर रहा हाइड्रोजन के साथ, 1000 पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, या रिएक्ट कर रहा है तो बहुत स्लो है, रिएक्शन काइनेटिक्स उसकी बहुत स्लो है। ठीक है, उसने देखा 1150 पे या अबव पे जो है उसकी रिएक्शन काइनेटिक्स बहुत ज़्यादा ही फास्ट है या बहुत ज़्यादा ही फीजिबल है। 1300 से अबव पे क्या हो रहा है, टॉलिन ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, तो 1300 से अबव नहीं यूज़ किया उसने, तो उसने टेम्परेचर रेंज बता दी कि 1150 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ऑप्टिमम रेंज है इस पूरे टेम्परेचर की। अच्छा देखो, इसने एक टेम्परेचर नहीं बताया, एक टेम्परेचर इसलिए नहीं बताया कि ऑब्वियसली बात है रिएक्शन सिर्फ एक टेम्परेचर पे नहीं होता, रिएक्शन की एक रेंज होती है पूरी। ऐसा नहीं है कि जैसे 1100 उसने वो किया तो रिएक्शन हो गया। रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि रिएक्शन टेम्परेचर पे हो रहा है, कहीं स्लो होता है कहीं फास्ट होता है। ठीक है, इतना स्लो होता है कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इतना फास्ट होता है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक रेंज हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स हमारे पास, उसको हम इसके बिहेवियर को सही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि टॉलिन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, देयरफॉर एक्सेस हाइड्रोजन इज यूज्ड टू फोर्स कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ टॉलिन। टॉलिन लिमिटिंग रिएक्टेंट था तो हाइड्रोजन को उन्होंने एक्सेस तौर पे यूज किया, सो दैट जितना भी हाइड्रोजन है सब टॉलिन से रिएक्ट कर ले, सारे के सारे टॉलिन से, और बेंजीन को फॉर्म कर ले। ठीक है, हमारा मेन फोकस है बेंजीन की फॉर्मेशन। इन्होंने किस मोलर रेशियो पे यूज किया, 5:1। ये सारा डाटा हमें किसने प्रोवाइड किया, केमिस्ट ने। ठीक है, इज देयर एनी प्रॉब्लम यहाँ पर?
इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों रखा है एक्सेस के अंदर? एक्सेस के अंदर हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि टॉलिन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर हमारे पास टॉलिन वो जाएगा, लिमिट कर देगा रिएक्टेंट उसको ना, ये इंटर में पढ़ा तो है। तो हम हाइड्रोजन एक्सेस में रखते हैं, यानी हाइड्रोजन टॉलिन जितना का जितना है सारा का सारा कन्वर्ट हो जाए बेंजीन के अंदर, और टॉलिन जो है हमारे पास रिएक्शन को स्टॉप ना करे। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है जब उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा डिक्रीज हो जाए। तो हम तो हाइड्रोजन फिर तो हमें एक्सेस में फिर टॉलिन देना चाहिए ना, हाइड्रोजन क्यों दे रहे हैं? हाइड्रोजन Excess इसलिए में। देखो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है कि यानी वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो रिएक्शन को जो है प्रोसीड करने से रोक रहा है, रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी कि टॉलिन खत्म हो गया, सारा का सारा कन्वर्ट हो गया इसलिए वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। इसका मतलब ये कि टॉलिन के अंदर इतनी टेंडेंसी नहीं है या वो इतने हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है कि वो जो है रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। तो हाइड्रोजन से एफिशिएंटली रिएक्ट करवाने के लिए हमने हाइड्रोजन को ज़्यादा एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवाया ताकि वो जितनी भी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर नहीं है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे टॉलिन के हाइड्रोजन से। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे हाइड्रोजन से तो ऑब्वियस सी बात है जितने के जितने टॉलिन होंगे वो सारे के सारे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक्सेस में यूज करवाने का मतलब ही है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाए हाइड्रोजन और टॉलिन की। टॉलिन अगर हम एक्सेस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं करना, हमें टॉलिन को ब्रेक डाउन करना इनटू बेंजीन। ठीक है, तो टॉलिन क्या है हमारे पास मेजर फोकस है। हाइड्रोजन तो यूज हो रहा है टॉलिन के साथ कि वो बेंजीन और मीथेन बनाए। बेंजीन से ये ले लेगा हमारे पास CH3 और मीथेन बना लेगा। ठीक है, तो टॉलिन हमें यूज करना है कंप्लीटली। जब टॉलिन कंप्लीटली यूज करना और टॉलिन लिमिटिंग है तो हम टॉलिन को कंप्लीटली यूज करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन मैक्सिमम इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि हाइड्रोजन नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज कर सके। अगर हम टॉलिन इंक्रीज करते हैं तो टॉलिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन रहेगा तो टॉलिन फिर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट। आफ्टर सर्टेन टाइम टॉलिन फिर रिएक्टेंट को प्रोहिबिट कर देगा, फिर रिएक्टेंट को आगे परसू नहीं करेगा। ठीक है, जी ठीक है। अच्छा ये आई थिंक अभी जो है 10:54 हो रहे हैं, ये एग्जाम्पल है इसकी, हमने इनपुट आउटपुट फ्लोशीट और पूरा डिज़ाइन करना था, ये हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर आज के लेक्चर में? आई नो इट वाज बोरिंग क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल था, लेकिन कल आई थिंक कल थ्योरेटिकल नहीं होगा इतना। कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो लेट मी नो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ फिर यू मे लीव, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे।